गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मारुति नंदन सिंह, आपका अपना बायोलॉजी टीचर। आप सभी बच्चों का रेन स्टॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग नीट के रिगार्डिंग यानी नीट एग्जाम के रिगार्डिंग और साथ ही साथ आपका 12th में बायोलॉजी के सेक्शन के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया था। इस टॉपिक का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें इससे पहले यानी आज की क्लास जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले 2 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज इस टॉपिक की 3rd क्लास है, यानी तीसरी कक्षा है, जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। और पिछली क्लास में यानी 2nd क्लास में हम लोगों ने बेसिकली एंड्रोएशियम और गायनोएशियम तक बात कर लिया था, यानी पुमंग तथा जायांग। इन दोनों रिप्रोडक्टरी पार्ट यानी प्रजनन भागों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट किया था। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि पुंकेसर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुंकेसर की संरचना के बारे में पढ़ लिया था, और साथ ही साथ जो है एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर में यहीं से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और एक चीज बिल्कुल याद रखेंगे कि ये जो क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं, ये सिर्फ एकेडमिक 12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरीके से नीट एग्जाम के लिए भी डेडिकेटेड है। तो जो बच्चे 12th में हैं और नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग यानी इन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन्होंने इससे पहले क्लास अभी अटेंड नहीं की, वो इससे पहले वाली क्लास दोनों क्लासेस को देख लेंगे। वो आपको एप्लीकेशन में यानी रेन स्टॉर्म एजुकेशन के ऐप में आपको मिल जाएंगी, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप रेन स्टॉर्म एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आप जब नीट वाले सेक्शन में जाएंगे तो नीट वाले सेक्शन में आपको ये क्लासेस, इससे पहले वाली क्लासेस भी मिल जाएंगी। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं एंड्रोएशियम की, अगर हम एंड्रोएशियम की बात करते हैं तो एंड्रोएशियम क्या है? एंड्रोएशियम किसी पुष्प का नर जनन भाग है। नर जनन भाग है, यानी आप कह सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है। किसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है, नर जनन भाग है या मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक इसी तरीके से इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एंड्रोएशियम को शॉर्ट में हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे पुमंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और जब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर या ये संरचना जो है, जब कई सारी संरचनाएं उपस्थित होती हैं किसी पुष्प में, तो सामूहिक तौर पे इसे एंड्रोएशियम या पुमंग कह दिया जाता है। और अगर ये सिंगल है तो इस एकल संरचना को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे एस्टमेन कहा जाता है। पुंकेसर या एस्टमेन कहा जाता है। फिर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम एस्टमेन के स्ट्रक्चर को देखें तो एस्टमेन या पुंकेसर की संरचना में मुख्य रूप से 2 भाग उपस्थित होते हैं, यानी पुंकेसर की पूरी संरचना में 2 पार्ट होते हैं। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आपको यहाँ पे एक तंतुवत संरचना दिखाई पड़ रही है, इस तंतुवत संरचना को
जो एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है या तंतुवत संरचना है, इसे तंतु या फिलामेंट कहा जाता है, तंतु या फिलामेंट। और इस तंतु का जो शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग एक पूरी तरीके से क्लोज्ड स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, यानी ये तंतुवत संरचना का शीर्ष भाग जो है एक पूरी बंधित संरचना से जुड़ा होता है, जिसे एंथर कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और इसी एंथर को हिंदी में कहा जाता है परागकोश, परागकोश कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुंकेसर की संरचना में मुख्यतया दो भाग उपस्थित होते हैं, एक तंतु और दूसरा तंतु के अलावा परागकोश। तंतु और परागकोश इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो बिंदु या पॉइंट करता है, इस पॉइंट को कहते हैं कनेक्टिव। हिंदी में इसे कहा जाता है योजी, योजी या कनेक्टिव, कनेक्टिव कहा जाता है इसे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष तौर पर पुंकेसर या इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रक्चर में दो पार्ट हैं या दो भाग हैं, एक तंतु और दूसरा परागकोश। और इन दोनों भागों को जोड़ने का या दोनों भागों को कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसे योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी अभी बताया कि ये वास्तव में नर जनन अंग है या नर जनन भाग है, यानी मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होते हैं किसी पुष्प के। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है परागकोश, जिसे आप एंथर कहते हैं, एंथर या परागकोश। एंथर की संरचना को अगर आप देखें तो लगभग इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। हालांकि ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल एक बंधित संरचना दिखाई देती है, इस तरीके से पूरा पैक्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, लेकिन काफी क्लोज जाकर के जब आप इसे देखेंगे तो ये लगभग इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है। मैंने यहाँ आपको बताया था कि एंथर की संरचना में अगर आप देखेंगे तो एंथर जो है वो वास्तविक रूप में दो पालियों में विभक्त रहता है, यानी लंबवत रूप से या वर्टिकली अगर आप देखेंगे तो वर्टिकली परागकोश जो है ये दो पालियों में या विभाजित रहता है, यानी दो पराग पुटों में विभाजित रहता है, जिसे पॉलन सैक भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पराग पुट उपस्थित होते हैं, लंबवत रूप से दो पराग पुटों में विभाजित होता है, लंबवत रूप से दो पराग पुटों में विभाजित होता है, दो पराग पुटों में विभक्त होता है, विभक्त होता है या विभाजित रहता है। पराग पुट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि पराग पुट को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलन सैक, इसे पॉलन सैक कहा जाता है। मैं बार बार हिंदी माध्यम की क्लास में भी इंग्लिश के वर्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, और नीट के एग्जाम में जनरली होता क्या है कि सामान्य तौर पर बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में इंग्लिश के शब्दों को सीधे तौर पर हिंदी के प्रश्न में भी एज इट इज रख दिया जाता है। तो आवश्यकता ये हो जाती है कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पराग पुटों में विभाजित रहेगा क्या आपका एंथर या परागकोश। इस तरीके से एक आप देख सकते हैं कि एक परागपुट ये यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है, लंबवत रूप से। अब हर एक परागपुट दो कक्षों में विभाजित रहता है, यानी हर एक परागपुट या हर एक पॉलन सैक में दो लोब्स होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे की पूरी एंथर की संरचना में सामान्य तौर पर चार कक्षक उपस्थित होते हैं, यानी चार लोब्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो दो पॉलन सैक हैं, ठीक, इन पॉलन सैक में क्या होगा,
ओवरऑल टोटल कितने लोब्स होंगे? टोटल 4 लोब्स। कुल 4 कक्षक उपस्थित होते हैं। 4 कक्षक। तो 4 कक्षक या जो है 4 लोब्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। अब इन 4 लोब्स का मतलब क्या है कि जैसे 2 लोब यहाँ पे उपस्थित होंगे, यहाँ पे ये 2 लोब इधर होंगे, ये देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी तरीके से 2 लोब इधर होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओवरऑल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कक्षक उपस्थित होंगे, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। हर एक लोब में या कक्षक में नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप याद रखिएगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है, जिन्हें आप परागकण कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स या परागकण, ये बहुत ही छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं होती है। दीज आर वेरी स्मॉल और टिनी माइक्रो स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं हैं, कणिका रूपी संरचनाएं हैं, जिन्हें आप परागकण कहते हैं। और ये परागकण कहाँ पे उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा कि ये परागकण समूह में या काफी अधिक संख्या में लोब्स के अंदर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन परागकणों की हम यहाँ बात कर रहे हैं या पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ये परागकण किसी पुष्प का वास्तविक नर युग्मक होता है। ये आप याद रखिएगा, जो मेल गैमेट होता है वो यही होता है, वास्तविक नर युग्मक। नर युग्मक, तो पुष्प का वास्तविक नर युग्मक क्या होता है? तो परागकण ही पुष्प का वास्तविक नर युग्मक होते हैं। यानी एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि फ्लावर में जो मेल गैमेट होता है, वो मेल गैमेट क्या होता है? तो यहाँ पे मेल गैमेट या नर युग्मक के रूप में परागकण उपस्थित होते हैं। क्लियर है? चलिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी बेसिकली किसके बारे में? तो ये था पुंकेसर या स्टमन की संरचना के बारे में, जो कि एंड्रोएशियम के अंतर्गत आता है, यानी पुमंग के अंतर्गत कंसीडर किया गया है। अब इसे हम आगे के क्रम में समझते हैं। अब यहाँ पे कई सारी चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा इसे और आसान वे में, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक फ्लावर का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे, हालांकि पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसे ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। अगर एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम देखें तो उस फ्लावर के स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे हम पुष्प के अनेक भागों के बारे में समझने वाले हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस संरचना में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे पुष्प एक एंजियोस्पर्म में या एक पुष्पी पादप में उपस्थित पुष्प की संरचना है, जिसके द्वारा हम लोग उसके अंदर निहित भागों के बारे में समझ सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी जो चीजें मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूं, उसी के बारे में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्पष्ट रूप से बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो आपको ये संरचनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, इस सामूहिक संरचना को पूरी तरीके से इसे कहते हैं एंड्रोएशियम।
इसी को एंड्रोएशियम कहेंगे या पुमंग कहा जाएगा, एंड्रोएशियम या पुमंग कहेंगे। ठीक, अब अगर इसे एकल रूप में कहा जाए तो इसकी जो एकल संरचना होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसके एक सिंगल स्ट्रक्चर को ले लें, तो इसकी जो एकल संरचना होगी उस एकल संरचना को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से इस एकल संरचना को, तो इस एकल संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्टैमेन। स्टैमेन या पुंकेसर, स्टैमेन या पुंकेसर कहेंगे। अब यहां से क्लियर हो जा रहा है कि अगर ये कहा जाए कि पुमंग या एंड्रोएशियम है क्या, तो पुंकेसर का समूह यानी ग्रुप ऑफ स्टैमेन ही या पुंकेसर का समूह ही क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। पुंकेसर का समूह, ग्रुप ऑफ स्टैमेन, ये कहलाता है एंड्रोएशियम। और एक अकेला पुंकेसर क्या होगा, स्टैमेन कहलाएगा या पुंकेसर कहलाएगा। और ये स्टैमेन क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये स्टैमेन ही क्या होता है, तो स्टैमेन जो है ये क्या होगा, तो ये नर जनन भाग या अंग है, नर जनन अंग है, पुष्प का मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है या नर जनन अंग है। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे इसकी संरचना को अगर देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कितने भाग उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्य रूप से इसमें दो भाग होंगे। कौन कौन से दो भाग हैं इसके, तो एक तो तंतु, पीछे मैंने आपको बताया है, और दूसरा ये परागकोश, परागकोश जिसे एंथर कहेंगे, और तंतु यानी जिसे फिलामेंट कहेंगे। तो तंतु और परागकोश को जो बिंदु जोड़ता है इसे क्या कहेंगे, तो इस पॉइंट को कहते हैं योजी, इसे कहेंगे योजी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव या योजी। इस तरीके से पुंकेसर के दो भाग उपस्थित हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें परागकोश की या एंथर की, तो एंथर की संरचना जो है वो लगभग इस तरीके से आपको दिखाई पड़ती है। जब किसी पुष्प का एंथर यानी परागकोश उचित वातावरणीय परिस्थिति में आता है और परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होने के बाद यह स्वतः ही दो भागों में यानी ये स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाता है। प्रस्फुटित का मतलब यह है कि डेहिशंस हो जाता है। हालांकि इसकी संरचना को अगर आप देखें तो ये लंबवत रूप से, ध्यान से देखिएगा, लंबवत रूप से इस तरीके से जो है दो अलग अलग, लंबवत रूप से दो अलग अलग जो है पुटों में विभाजित रहता है, जिसे कहते हैं पॉलन सैक। तो ये आप देखिए यहाँ पे दो परागपुट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दो परागपुट यहाँ पे उपस्थित है यानी पॉलन सैक, दो पॉलन सैक उपस्थित होंगे, परागपुट। अब खास बात यह है कि हर एक परागपुट यानी प्रत्येक परागपुट जो है वो दो पालियों में विभाजित रहता है। एक पाली ये है और दूसरी पाली ये हो गई, इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी ओर वाला जो परागपुट है
या पॉलन सैक है, ये परागपुट भी आंतरिक रूप से आप देख सकते हैं कि ये भी दो पालियों में विभाजित रहता है, जिसे लोब कहते हैं या कक्षक कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कक्षक हैं, तो दो कक्षक इधर है इस साइड वाले में, और बिल्कुल सिमिलरली दो कक्षक जो है इधर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक आदर्श परागकोश यानी एंथर की संरचना में कुल दो परागपुट यानी पॉलन सैक होते हैं, और प्रत्येक परागपुट में कितने कक्षक होते हैं? दो कक्षक होते हैं। इस प्रकार से एंथर की संरचना में कुल कितने कक्षक होते हैं? तो यहां पे एंथर की संरचना में, एंथर यानी परागकोश, परागकोश की संरचना में कुल कितने होंगे? तो यहां पे कुल 4 कक्षक होते हैं। ठीक, और 2 परागपुट उपस्थित होते हैं। 2 परागपुट, कक्षक को इंग्लिश में लोब कहा जाता है और परागपुट को पॉलन सैक कहा जाता है, ये उपस्थित होते हैं। अब इन्हीं कक्षकों के अंदर बहुत ही छोटी छोटी कणिका रूपी संरचनाओं में इस तरीके से कणिका रूपी संरचनाओं के रूप में उपस्थित होते हैं या पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं परागकण। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से उपस्थित होंगे परागकण, और परागकण जो है किसी पुष्प में उपस्थित नर युग्मक होते हैं। दीज आर दी मेल गैमेट्स। ये परागकण है, परागकण है यानी पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स है, और ये पॉलन ग्रेन से ही वास्तव में क्या होते हैं? तो पॉलन ग्रेन से ही वास्तव में क्या होंगे? तो ये वास्तव में नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक होंगे। पुष्प के नर युग्मक, नर युग्मक मतलब मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स होते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें थी जो अभी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्रम में बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे दिया गया है पुष्प के कार्य, यानी पुष्प के कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर पुष्प के कार्यों के बारे में बात करें तो बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कह रहा है पुष्प तने का रूपांतरण होता है। ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था पिछली क्लास में कि पुष्प जो है वो तने का रूपांतरण होता है, और उसमें पंखुड़ियां किसके रूपांतरण से बनती हैं, और इसके अलावा बाकी जो भाग हैं पुष्प के वो किन किन भागों के रूपांतरण से बनते हैं, उसमें नोड्स का क्या पार्टिसिपेशन है, यानी संधियां किस रूप में रूपांतरित होती हैं, पर्व संधियां कैसे रूपांतरित होती हैं, सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आप उस वीडियो या लेक्चर को अटेंड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि पुष्प जो है वो किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। और पुष्प के कार्य की बात किया जाए तो ये भी आपको पता है कि लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसी भी पादप में, वो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो पुष्प में ही संपन्न होती है, क्योंकि पुष्प की संरचना में ही नर जनन भाग और मादा जनन भाग उपस्थित होते हैं। इसीलिए जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? पुष्प में संपन्न होती है। इसमें फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या है? उर्वरता से मतलब है, तो इसमें फर्टाइल
पत्तियां माइक्रोस्पोरोफिल यानी पुंकेसर एवं मेगा स्पोरोफिल यानी अंडक में परिवर्तित हो जाती है। देखिए इसमें होता क्या है कि पुष्प में जो उर्वर पत्तियां हैं या फर्टाइल लीव्स हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि जो उर्वर पत्तियां हैं यानी जो फर्टाइल लीव्स हैं वो फर्टाइल लीव्स जो है किस में परिवर्तित होती हैं, तो पुंकेसर और अंडप में परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर आपसे ये पूछता है कि पुंकेसर एवं अंडप, पुंकेसर को माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है और अंडप को मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। माइक्रोस्पोरोफिल और इसे कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। ये मत सोच लेना कि सर जो है इंग्लिश में बता रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये शब्दावली सीधे तौर पर हिंदी में भी लिख के आ जाती है। मतलब कहने का ये है कि पुंकेसर की जगह जरूरी नहीं पुंकेसर ही लिख कर आए, पुंकेसर के स्थान पर सीधे तौर पर हिंदी में भी माइक्रोस्पोरोफिल लिख सकता है और अंडप के स्थान पर सीधे तौर पर मेगा स्पोरोफिल लिख सकता है। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि अगर माइक्रोस्पोरोफिल कह रहा है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, पुंकेसर की बात कर रहा है, और अगर मेगा स्पोरोफिल कह रहा है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, अंडप की बात हो रही है। तो यहाँ पे पुंकेसर और अंडप इन दोनों ही संरचनाओं का निर्माण जो है पुष्प में किसके रूपांतरण से होता है, तो उर्वर पत्तियां या फर्टाइल लीव्स के परिवर्तन से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो निर्माण है या विकास है किससे होता है, तो फर्टाइल लीव्स, ठीक है, फर्टाइल लीव्स से, यानी उर्वर पत्तियों के रूपांतरण द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसी पुष्प में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल किसका रूपांतरण है, तो पुष्प के विकास के क्रम में माइक्रोस्पोरोफिल तथा मेगा स्पोरोफिल यानी पुंकेसर तथा अंडप जो है ये उर्वर पत्तियों का रूपांतरण है, यानी फर्टाइल लीव्स का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये देखिए फिर कह रहा है जिनमें क्रमशः पराग कोष तथा बीजांड उत्पन्न होते हैं। अब ये तो आपको मैंने अभी काफी डिटेल में ही पहले बता दिया है कि पुंकेसर में किसका विकास होता है, तो एंथर का विकास होता है। पुंकेसर में किसका विकास होता है, एंथर का विकास होता है। पुंकेसर का जो शीर्ष भाग है वो शीर्ष भाग ही क्या है, एंथर है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, परागकोश। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे दिया गया है कि एंथर या परागकोश का विकास किस में होगा, पुंकेसर में होगा। और अंडप में किसका विकास होता है, तो ये भी आपको मैं बता चुका हूं पहले क्लास में कि अंडप में किसका विकास होता है, तो इसमें बीजांड का विकास होता है। किसका होता है, बीजांड का विकास होता है। ठीक है, यानी ओव्यूल्स का, ओव्यूल्स का या बीजांड का विकास होता है। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, फिर कह रहा है पराग कोष पराग कणों को उत्पन्न करते हैं तथा बीजांड अंड को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे जो है अगर पराग कोष की बात किया जाए तो पराग कोष किसको उत्पन्न करते हैं, तो अभी आपने देखा था कि पराग कोष के अंदर जो है 4 पॉलन लोब्स उपस्थित होते हैं, यानी 4 लोब्स उपस्थित होते हैं, यानी 4 कक्षक उपस्थित होते हैं, और इन्हीं कक्षकों के अंदर ही पराग कणों का विकास होता है या परागकण उत्पन्न होते हैं। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि परागकण पराग कणों का उत्पादन या उद्भव या विकास जो भी आप कहें वो कहां पे होगा, परागकोश के अंदर। और बीजांड के अंदर किसका होगा, तो बीजांड के अंदर होगा
एग का, एग सेल जिसे आप अंड कहते हैं, एग का उत्पादन। ठीक, अब ये आप पहले ही जानते हैं कि यहाँ पे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे बेटा जो पराग कण है, ये पराग कण ही क्या है, ये पराग कण ही क्या है, नर युग्मक है, नर युग्मक है, यानी मेल गैमेट्स हैं। ठीक, जबकि अगर हम बात करें एग्स की, तो एग्स क्या है, तो ये एग क्या है, ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक है, यानी फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स है। क्लियर। और फिर इन्हीं दोनों नर एवं मादा युग्मकों का जब संलयन हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, जिसके फल स्वरूप जो है जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। इसे भी मैंने स्टार्टिंग की पहली क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले पुष्प विभिन्न आकार के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के परागण में सहायता करते हैं। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितने भी पुष्पी पादप हैं उन्हें सामान्य तौर पर एंजियोस्पर्म कहा जाता है, और जितने भी पुष्पी पादप हैं तो विभिन्न प्रकार के पुष्पी पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प का विकास होता है। कुछ में सामान्य तौर पर जो है अगर आप देखेंगे तो कुछ में पिस्टिल की संख्या यानी स्त्री केसर की संख्या 1 हो सकती है, और किसी में स्त्री केसर की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। ये निर्भर करता है कि वह पुष्पी पादप किस प्रकार का है, या उस पुष्प की संरचना पर निर्भर करता है। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था इससे पहले की ही क्लास में कि अगर हम पुष्पीय पादप की बात करें, पुष्पीय पादपों में यानी एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में या पुष्पीय पादपों में मैंने आपको बताया था कि जो संख्या है, किसकी संख्या, इनमें मैंने आपको बताया था स्त्री केसर की संख्या, स्त्री केसर की संख्या, स्त्री केसर यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, पिस्टिल्स की, स्त्री केसर या पिस्टिल। तो स्त्री केसर या पिस्टिल की जो संख्या है वो 1 भी हो सकती है और 1 से अधिक भी हो सकती है। मतलब अगर किसी पुष्प में एक स्त्री केसर उपस्थित है तो उसे एकांडपी कहते थे। क्या कहते थे, तो जिसमें एक स्त्री केसर होगा उसे कहेंगे एकांडपी। ये पहले मैंने पढ़ाया है, यहां पे आपको बता दे रहा हूं, एकांडपी कहते हैं। और किसी पुष्पी पादप में अगर स्त्री केसर की संख्या 1 से अधिक हो जाए या 1 से अधिक हो, तो 1 से अधिक स्त्री केसर वाले पुष्पों को या ऐसी संरचना को बहुअंडपी कहा जाता है। बहुअंडपी कहा जाता है। ठीक, चलिए तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के पुष्पी पादपों में अलग अलग प्रकार के या विभिन्न आकार के हो सकते हैं, पुष्प जो है वो विभिन्न आकार के हो सकते हैं। ठीक है,
अब ये विभिन्न प्रकार के पुष्प जो है वो किस प्रक्रिया में सहायता करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्लियर हो रहा है कि पुष्प का काम क्या है। तो परागण की क्रिया में सहायक होते हैं पुष्प। किस प्रक्रिया में? परागण की प्रक्रिया में। थोड़ा सा बहुत संक्षेप में हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि परागण है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि किसी पुष्प के नर जनन भाग से पराग कणों का पुष्प के मादा जनन भाग में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब यहाँ पे स्थानांतरण किसका होता है? तो यहाँ पे स्थानांतरण होता है नर युग्मक का। किसका होता है? नर युग्मक का। नर युग्मक। और नर युग्मक क्या है यहाँ पे? तो परागकण होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था परागकण। तो यहाँ पे नर युग्मक का स्थानांतरण होगा। परागण की प्रक्रिया में नर युग्मक का स्थानांतरण होगा। और ये स्थानांतरण कहां पर होगा? तो नर युग्मक का स्थानांतरण होता है कहां पे? मादा जनन भाग में। और मादा जनन भाग यानी किसमें? तो स्त्री केसर में। स्त्री केसर यानी पिस्टिल में। और थोड़ा सा अगर समझा जाए तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि नर युग्मक यानी पराग कणों का स्थानांतरण कहां से होगा? तो यहां पराग कणों का स्थानांतरण होता है पराग कोश से, एंथर से, पराग कोश से। तो पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण होगा कहां पे होगा? स्त्री केसर में। और स्त्री केसर के कौन से भाग में? तो सबसे ऊपरी जो खुला हुआ भाग होता है जिसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं, इसी को कहा जाता है परागण। यानी परागण की प्रक्रिया में नर जनन भाग के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण मादा जनन भाग के स्त्री केसर के सबसे शीर्ष भाग वर्तिकाग्र में होता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसके बारे में हम लोग आगे और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये शब्द आया इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये। चलिए, तो ये चीजें बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर किसी स्त्री केसर या पिस्टिल की संरचना में एक ही स्त्री केसर यानी अगर किसी पुष्प की संरचना में एक ही स्त्री केसर उपस्थित हो एक पुष्प में तो उसे एकांडवी कहेंगे। और अगर एक से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुअंडवी कहते हैं। अच्छा, बहुअंडवी में दो तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। कुछ पुष्प में जिनमें बहुअंडवी की स्थिति पाई जाएगी उनमें यह हो सकता है कि जितने भी स्त्री केसर हो वो संयुक्त अवस्था में उपस्थित हो, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कंपोज्ड फॉर्म में, उसे संयुग्मी कहते हैं। ठीक है। और कुछ में यह हो सकता है कि जितने भी स्त्री केसर हो वो एक दूसरे से मुक्त अवस्था में, जिन्हें स्वतंत्र युग्मी कहा जाता है या मुक्तांडवी कहा जाता है। ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे और भी स्थितियां बन सकती हैं, हालांकि पिछली क्लास में मैं उसे बता चुका हूं, आप देखकर समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे पुष्प का कार्य क्या दिया गया है? तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है पुष्प परागणों के, पुष्प जो है वो पराग कणों के अंकुरण तथा पराग नलिका के विकास व गैमेट के निर्माण एवं निषेचन के लिए स्थान प्रदान करता है। तो आप देखिए पुष्प जो है किन किन चीजों के लिए स्थान प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्रम से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है ये पराग कण जो है परागण की प्रक्रिया द्वारा कहां पे पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र में। इसको एक कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ये हम मान लेते हैं कि एक संरचना ये है जो किसकी संरचना है? तो ये जो है मान लेते हैं हम कि ये क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर यानी स्टमन है। ठीक। चलिए, और दूसरी तरफ हम यहाँ पे
एक छोटा सा रफ डायग्राम समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से कि ये संरचना किसकी है, तो ये संरचना है स्त्री केसर की। ये स्त्री केसर है यानी पिस्टिल। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसमें दो भाग मैंने आपको बताए थे, ध्यान से समझिएगा। एक तो ये तंतु जिसे आप फिलामेंट कहते हैं, और दूसरा ऊपरी भाग आपका परागकोश। परागकोश जिसे आपने एंथर कहा था। ठीक, अब ये आप जानते हैं कि जैसे दो भाग इसमें उपस्थित हैं, उसी तरीके से स्त्री केसर में तीन भाग उपस्थित होते हैं। सबसे ऊपरी शीर्ष चिपचिपा खुला हुआ भाग जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिकाग्र, और इसी को इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है, स्टिग्मा। और दूसरा नलिकादार संरचना है जिसे वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्टाइल कहा जाता है। और सबसे निचला भाग जो कि एक अंडाकार या गोलाकार रूपी संरचना होती है जिसे अंडाशय कहा जाता है, अंडाशय, या इसी को इंग्लिश में ओवरी कह दिया जाता है। तो इस तरीके से तीन भाग इसमें है और दो भाग पुंकेसर में है। अब होता क्या है कि जिन पराग कणों की हम बात कर रहे थे, वो पराग कण यहाँ पे पराग कोश के अंदर पॉलन सैक्स में जो लोब्स उपस्थित हैं, यानी पराग पुटों के अंदर जो कक्षक उपस्थित हैं, उन कक्षकों में यहाँ पे उपस्थित होंगे ये पराग कण, पराग कण उपस्थित होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये पराग कण ही क्या होते हैं, तो यही जो है नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। तो इस तरीके से इन पराग कणों का या नर युग्मकों का यहां से क्या होगा, तो इनका होता है, क्या होगा, इनका होता है स्थानांतरण। यहां पे होगा स्थानांतरण होगा। ये अलग अलग माध्यमों से हो सकता है, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी भी माध्यम से हो सकता है। अब ये परागकण जो है यहां से स्थानांतरित होकर के इस तरीके से पहुंच जाते हैं कहां पे, तो ये पहुंचते हैं वर्तिकाग्र वाले भाग पर। कहां पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र वाले भाग पर। जैसे ही ये वर्तिकाग्र वाले भाग में पहुंचते हैं तो प्राकृतिक तौर पर वर्तिकाग्र का ऊपरी भाग जो है ये खुला हुआ होता है और चिपचिपा सा होता है, स्टिकी नेचर का होता है, और यहाँ पे जाकर के ये परागकण लैंड कर जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र जो है ये पराग कणों का क्या है, जहां पे परागकण आते हैं, लैंड करते हैं, वो स्थान है। ठीक है, अब वर्तिकाग्र में प्राकृतिक तौर पर ये क्षमता होती है कि ये कौन सा उचित प्रकार का परागकण है और कौन सा उचित नहीं है, ये आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी कौन सा करेक्ट पॉलन ग्रेन है और कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा राइट है, एप्रोप्रिएट है, कौन सा नहीं है, ये आइडेंटिफाई कर सकता है कौन? स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ठीक है, यहाँ पे सही और गलत परागकणों से मतलब ये है कि समान प्रजाति के पादप का, समान स्पीसीज यानी समान प्रजाति के पादप का परागकण है या नहीं। क्योंकि विपरीत प्रजाति के परागकणों का अगर यहाँ पे लैंडिंग भी हो जाता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर, तो वो कभी भी अंकुरण की स्थिति में नहीं आते, यानी उनमें कभी भी जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जब ये लैंड करेंगे तो जो उचित परागकण होंगे यानी समान प्रजाति वाले पॉलन ग्रेन्स होंगे, उन पॉलन ग्रेन्स में यहाँ पे क्या प्रारंभ हो जाता है? अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे अंकुरण यानी उचित तापमान, आर्द्रता और नमी होने पर जो है इन परागकणों में क्या हो जाता है?
अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही अंकुरण प्रारंभ होगा तो एक नलिकादार संरचना का विकास हो जाता है, जिसे पराग नलिका कहा जाता है। पराग नलिका या पॉलन ट्यूब कहा जाता है। पराग नलिका या पॉलन ट्यूब का विकास हो जाता है, ठीक। और ये पराग नलिका धीरे धीरे वर्तिका से होती हुई फाइनली जो है कहां पे प्रवेश कर जाती है, तो अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाती है बेसिकली, ठीक है। यहां अंडाशय के अंदर तक प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन किन चीजों में, हालांकि इसे विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ से रिलेटेड है इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पुष्प जो है वो पराग कणों के अंकुरण में देखिए आप सहायता कर रहा है। अगर पुष्प नहीं होता तो वहां पे सारी संरचनाएं नहीं होती, तो कभी भी पॉलन जर्मिनेशन यानी पराग कणों का अंकुरण नहीं हो पाता। तो पराग कणों के अंकुरण में भी सहायता कर रहा है, और साथ ही साथ पराग नलिका के विकास में, आप देख सकते हैं पराग नलिका के विकास में भी सहायक है। और इसके अलावा गैमेट के निर्माण, गैमेट के निर्माण का मतलब यह है कि अब अगर आप आगे देखें तो पराग कण का जो, यानी जो पराग कण है या पॉलन ग्रेन, उनका जो पार्टिकल है या उसका जो कंटेंट है वो यहाँ से पराग नलिका के द्वारा अंदर पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही अंदर पहुंचता है तो एक पूरी प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है, जिस आगे पढ़ेंगे आप, जिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे निर्माण होता है युग्मक का। किसका निर्माण होता है? युग्मक। बेसिकली युग्मक का निर्माण कहने का मतलब ये है कि यहीं पे जो है फिर जाइगोट वगैरह का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। अब जैसे पुष्प के अंदर ही नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे आप देख सकते हैं परागकण जो नर युग्मक है उसका निर्माण यहाँ हो रहा था, और यहाँ पे इसके अंदर जो है सामान्य तौर पर बीजांड का निर्माण होगा जो कि मादा युग्मक है। तो इस तरीके से युग्मकों के निर्माण में भी पुष्प सहायक होते हैं और निषेचन की प्रक्रिया में भी सहायक है। ये देखिए निषेचन या फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन है या कार्य है किसी फ्लावर के या पुष्प के, जो अभी तक आपने यहाँ पे देखे। अब आगे के क्रम में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड। चलिए अगला फंक्शन क्या है फ्लावर का या पुष्प का, अगला कार्य देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अंडाशय अंडप का भाग होता है जो निषेचन के बाद फल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है वो ये है कि अंडाशय निषेचन के बाद फल के रूप में रूपांतरित हो जाता है, पहला तो ये याद रखना है। और बीजांड जो है वो किसके रूप में रूपांतरित होता है? तो बीज के रूप में। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि निषेचन के बाद प्रायः जो है, हमेशा नहीं कह सकता मैं, लेकिन प्रायः, क्योंकि इसके अपवाद भी हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रायः निषेचन के बाद ही दोनों ही संरचनाओं का विकास होता है। किसका? तो निषेचन के बाद फल का विकास होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ फल के अलावा बीज का, तो बीज का यानी सीड का डेवलपमेंट भी होता है। तो फल और बीज इन दोनों का विकास प्रायः निषेचन के बाद होता है, ठीक है। अब इनमें जानने वाली बात यह है कि इसमें जो है जो बीज का विकास है वो पुष्प के किस भाग द्वारा होता है सामान्य तौर पर, और फल का विकास सामान्य तौर पर किस भाग द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि बीज का विकास जो है वो बीजांड के द्वारा होता है, यानी बीजांड ही बीज के रूप में रूपांतरित होते हैं। तो आप याद रखिएगा बीजांड के रूपांतरण द्वारा, बीजांड के रूपांतरण द्वारा, बीजांड के रूपांतरण द्वारा ही जो है बीज का विकास होता है। बीजांड कहते हैं किसे? तो बीजांड कहते हैं ओव्यूल्स को, ओव्यूल्स या बीजांड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फल में जितने भी बीज उपस्थित होंगे
इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उतने ही बीजांडों का विकास हुआ था, क्योंकि वही बीजांड आगे चल करके किसमें विकसित या रूपांतरित होते हैं, बीज में होते हैं। फल का विकास प्रायः अलग अलग भागों के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, सामान्यतः जो है, यानी एक सत्य फल या ट्रू फ्रूट की अगर हम बात करें, तो सामान्यतः जो फल का विकास है वो अंडाशय के द्वारा होता है। सामान्यतः फल जो है वो किसका रूपांतरण होता है, तो अंडाशय का रूपांतरण होता है, अंडाशय का रूपांतरण। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये हर एक कंडीशन में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में लागू होगा, तो सत्य फल जिसे आप कहते हैं, फल के भी कई प्रकार हैं, आगे पढ़ेंगे, तो यह कंडीशन लागू होगी सत्य फल के लिए, यानी ट्रू फ्रूट्स के लिए, सत्य फल के लिए। एक कैटेगरी और होती है फल की जिसे असत्य फल कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। और फॉल्स फ्रूट या असत्य फल उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो विकास हुआ है वो फूल या पुष्प के अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होता है। मतलब उसका विकास अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से हो सकता है, जैसे पुष्पासन या थैलमस के द्वारा सेब का विकास होना। सेब भी एक तरीके का फॉल्स फ्रूट है या असत्य फल है, क्योंकि उसका संपूर्ण विकास या उद्भव जो है वो अंडाशय से ना होकर के थैलमस या पुष्पासन से हुआ है। ऐसे भी कई सारे और भी एग्जाम्पल है, हालांकि हम लोग आगे उसे समझेंगे। ये तो मैं चीजों को आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, जिससे आपको चीजें रटनी ना पड़े, याद ना करनी पड़े, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि भाई अंडाशय का जब रूपांतरण होगा तो सामान्य तौर पर फल के रूप में हो जाएगा, और बीजांड का जो रूपांतरण है वो किस रूप में होता है, तो बीज के रूप में हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कुछ पुष्पीय भाग जैसे कैलिक्स तथा अंडाशयों के विभिन्न रूपांतरण फलों तथा बीजों के वितरण में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि पुष्प के कुछ अन्य भाग भी हैं, मतलब अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी हैं, जैसे कैलिक्स। तो कैलिक्स कहते हैं, जैसे आपने देखा था जो हरे रंग की पत्तियों जैसी संरचना है, जिसे आप बाह्य दल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स का मतलब ये है कि ये बात कर रहा है किसकी, तो ये बात कर रहा है बाह्य दल की, बाह्य दल की। तो बाह्य दल हो गया। ठीक है, तो बाह्य दल वगैरह जो है और बाह्य दल के अलावा और भी कई सारी चीजें, जैसे एक मैंने अभी आपको बताया पुष्पासन। ठीक है, तो चाहे बाह्य दल हो, बाह्य दल पुंज जिसे आप कहते हैं, जिसे आप कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, बाह्य दल पुंज, या फिर और ले लीजिए जैसे दल पुंज जिसे आप कोरोला कहते हैं। कोरोला या पुष्पासन जिसे आप थैलमस कहते हैं। ठीक है, या पेडिसल। तो इन सारी चीजों के द्वारा अगर फल का विकास होता है, इनके द्वारा भी फल का विकास हो सकता है। तो इनके द्वारा अगर फल का विकास होता है तो ऐसे फल को क्या कहेंगे, ऐसे फल को कहेंगे असत्य फल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंडाशय के द्वारा ही फल का विकास होता हो। ठीक है, इन अन्य भागों के माध्यम से भी फल का विकास संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके रूपांतरण के द्वारा फल तथा बीज के वितरण में भी सहायता होती है। चलिए, अब यहाँ तक हम लोगों ने लगभग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग बिल्कुल यहीं से प्रारंभ करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट सेशन को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।